Hello, dear student. Hello, dear student. Good morning. Today we will reading 11, chapter 9. His name New Empire and Kingdom. यानी नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर के थ्रू हम लोग एक ऐसे राजा के बारे में स्टडी करेंगे जो एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा कवि भी था, संगीतज्ञ भी था। उसी के बारे में इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है, जिसमें एक कहानी के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक अरविंद नाम का लड़का जिसको अपने स्कूल में नाटक खेलने के लिए चुना गया है, जिसका नाम अरविंद होता है, और वह एक्सपेक्ट करता है कि वह राजा के रूप में शाही वेशभूषा पहन करके अपनी मूंछों पर ताव देते हुए और सिल्वर पेपर में लपेटे हुए तलवार पे हाथ रख करके चहलकदमी करते हुए लोगों को मूंछ पे हाथ फेरते हुए लोगों को ताव देगा। लेकिन वह सरप्राइज तब हो गया जब उसको यह बताया गया कि एक योद्धा का रोल करने के साथ साथ आपको एक कविता यानी एक कवि के रूप में भी रोल करना है, और यहां तक कि बैठ करके बीड़ा भी बजाना है, यानी एक संगीतज्ञ का भी रोल करना है। यह देख करके, यह सुन करके अरविंद काफी आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा कौन सा राजा था जो योद्धा होने के साथ साथ एक कवि भी था और एक संगीतज्ञ भी था। वह राजा था हमारे इतिहास का, उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है, जो हम इंट्रोड्यूस होते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, वह एक लंबे प्रशस्ति के द्वारा, इंस्क्रिप्शन के द्वारा उनसे परिचित होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जो वह डायनेस्टीज था, वह समुद्रगुप्त अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज ए समुद्रगुप्त, ए फेमस रूलर ऑफ द डायनेस्टी नोन एज द गुप्त, यानी वह गुप्त डायनेस्टी का शासक था। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम ए लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, यानी समुद्रगुप्त के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वह एक लंबे इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर ऑफ इलाहाबाद, जिसको अशोक के पिलर पे लिखा गया है जो इलाहाबाद में स्थित है। इट वॉज कंपोज्ड एज ए काव्य बाय द हरिसेन, यानी वह एक काव्य के रूप में लिखा गया है जिसको हरिसेन ने लिखा है। हु वॉज ए पोएट एंड द मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ द समुद्रगुप्त, वह एक पोएट था, कवि था और मिनिस्टर भी था समुद्रगुप्त के कोर्ट का, दरबार का। दिस इंस्क्रिप्शन इज द स्पेशल कॉइन नोन एज द प्रशस्त, यानी ये कह रहे हैं कि जो इंस्क्रिप्शन था वह एक स्पेशल प्रकार का था जिसे हम प्रशस्त के नाम से जानते हैं, जिसे संस्कृत वर्ल्ड में इसको प्राइज कहते हैं। प्राइज का मतलब होता है प्रशंसा करना। वाइल प्रशस्तीज वेयर कंपोज्ड फॉर ए सम ऑफ द रूलर, जबकि जो प्रशस्ति है उसके बारे में हम इसके पहले भी चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। सच एज द गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, जिसे हम श्री सतकर्णी के बारे में जानते हैं या सतकर्णी के बारे में लिखा गया था। दे बिकम फॉर मोर इम्पोर्टेंट फॉर द टाइम ऑफ द गुप्त, लेकिन यह गुप्त के समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। समुद्रगुप्त प्रशस्ति, लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल अस, यानी कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति वह हमें क्या बताती है। द पोएट प्रोइज द किंग इज ग्लोइंग टर्म, समुद्रगुप्त जो उनका दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन, वह उनकी प्रशंसा में लिखता है। वह उनकी भूर भूर एक वॉरियर यानी योद्धा के रूप में, विजेता के रूप में, और इसके साथ साथ वह एक कवि के रूप में और संगीतज्ञ के रूप में उनकी भूर भूर प्रशंसा करता है। वह कहता है, लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त
Prasasti tell us the poet praises the king in the glowing term as a warrior, as a king who won victories in a battle, who was learned and the best of poet. He is also described as equal to the gods. वह अपने आप को ईश्वर के समक्ष बताता था, यानी समुद्रगुप्त जो था अपने आप को ईश्वर के समक्ष यानी समकक्ष बताने का प्रयास करता था। द प्रशस्ति वाज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस। इस प्रकार से प्रशस्ति जो है एक बहुत लंबे सेंटेंस में लिखा गया है। हियर इज ए पार्ट ऑफ वन सच एज सेंटेंस, जिसके बारे में कुछ सेंटेंस नीचे दिया गया है यहाँ पे बॉक्स में, जिसको आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बॉक्स में लिखा गया है, whose body was most charming, being the covered with the plenteous beauty of the mark of 100 of the scars caused by the battle axes, arrow, spikes, spears, barbed darts, swords, iron club, javelin, barbed arrows, long arrow and many other weapons। यानी इस प्रकार बताते हैं, जो उनका कवि था वो लिखता है समुद्रगुप्त के बारे में कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों एवं लोहों की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों के लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यानी वह इतना योद्धा था, इतना युद्ध लड़ता था, इतना बड़ा विजेता था कि उसके पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह उन घावों के दागों के कारण बहुत सुंदर दिखता था, चार्मिंग थी उसके। इफ़ यू लुक एट मैप 7, अब ये कह रहे हैं कि अगर आप मैप 7 को देखेंगे, आप मैप 7 को देख लीजिए पेज 87 पे, यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन। मैप में एक ग्रीन एरिया सेट किया गया है। यू विल आल्सो फाइंड ए सीरीज ऑफ रेड डॉट अलोंग द ईस्ट कोस्ट, और आप देखेंगे ईस्ट कोस्ट के पास रेड डॉट से निशान लगाया गया है। एंड यू विल फाइंड एरिया मार्क इन ए पर्पल एंड द ब्लू एज वेल। दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। यानी यह जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया गया है मैप में, वह जो है प्रशस्त के द्वारा ही हमको जानकारी मिलती है। हरिसेन डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर। यानी हरिसेन जो डिस्क्राइब किया है वह 4 प्रकार के रूलरों के बारे में दिया है। एंड टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टूवर्ड देम, और उन लोगों से क्या समुद्रगुप्त का क्या संबंध था उसके बारे में हरिसेन ने डिस्क्राइब किया है। पहला वो बताता है कि द रूलर ऑफ आर्यावर्त, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। यानी जो आर्यावर्त का एरिया था वह ग्रीन कलर से सेट किया गया है मैप में। हियर देयर वेयर 9 रूलर, यहाँ पे 9 रूलर शासन करते थे। हु वेयर अपरूटेड एंड देयर किंगडम वेयर मेड ए पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। यानी ये कह रहे हैं कि मानचित्र में हरे रंग का जो आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा कह रहे हैं द रूलर ऑफ दक्षिणापथ, यानी जो दक्षिणापथ का शासन था, जो वहां पे शासक जो शासन कर रहे थे। हियर देयर वेयर 12 रूलर, यहाँ पे 12 शासक जो है शासन कर रहे थे। सम ऑफ हुज कैपिटल आर मार्क्ड विथ रेड, उनके कैपिटल को रेड मार्क से, रेड कलर से मार्क किया गया है डॉट 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 के रूप में। दे सरेंडर टू द समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड, यानी वह पराजित होने के बाद समुद्रगुप्त के आगे सरेंडर कर दिए थे। एंड ही देम अलाउड देम टू रूल अगेन, लेकिन फिर भी समुद्रगुप्त ने उनको पुनः शासन करने के लिए वापस कर दिया था, उनका राज उनको शासन करने के लिए पुनः वापस कर दिया था। तीसरा चीज ये बता रहे हैं द इनर सर्किल ऑफ द नॉइबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ गण संघ
यानी ये कह रहे हैं जो इनर सर्किल है, नाइबरिंग स्टेट है, जिसमें आसाम है, कोस्टल बंगाल है, नेपाल है और गण संघ है, इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन द पर्पल ऑफ द मैप, यानी नॉर्थ से लेकर के, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक उसको जो है पर्पल कलर से दिखाया गया है मैप में। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉलोज हिज ऑर्डर एंड अटेंड हिज कोल्ड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो समुद्रगुप्त के सामने जो समुद्रगुप्त ये जो शासक थे यहाँ के, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। फॉलोड ऑर्डर एंड अटेंड हिज कोर्ट। चौथा पॉइंट ये बता रहे हैं, द रूलर ऑफ द आउटलेइंग एरिया मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, यानी जो आउटलेइंग एरिया है मैप में दिखाया गया है वह ब्लू कलर से मैप में दिखाया गया है। परहैप्स द डिस्केंडेंट्स ऑफ द कुषाण एंड सक्स एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर इन द मैरिज, यानी ये कह रहे हैं कि यह वह इलाका है, यह वह क्षेत्र है, यहाँ के जो शासक हैं जिन्हें मैप में नीले रंग से कलर किया गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और अपनी पुत्रियों से विवाह समुद्रगुप्त से किया था, यानी अपने समुद्रगुप्त से अपनी डॉटर का मैरिज कर दिया था। तो इस प्रकार से हमको समुद्रगुप्त के बारे में, यानी उनकी बहादुरी के बारे में मालूम होता है कि समुद्रगुप्त उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे। वह इतने बड़े योद्धा थे। आगे ये बताते हैं जेनियोलॉजीज के बारे में, यानी वंशावलियाँ, इन समुद्रगुप्त की वंशावली के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं मोस्ट प्रशस्तीज आल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। His mother Kumari Devi belonged to the Lichvigan, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasties to adopt the grand title of Maharaja Dhiraj, a title the Samudragupta also used. His great grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharaja. It seems as if the family gradually rose to the importance, यानी कह रहे हैं कि अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा और दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ के बारे में जो प्रशस्ति बता रही है वो बता रही है कि उनकी माँ जो कुमारी देवी थी वह लिच्छवी गण के थी, यानी वह लिच्छवी गण से संबंधित थी, और उनके पिता जो चंद्रगुप्त थे वह गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उसके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख होता है। वह महाराजा धीराज नहीं धारण करते थे, बल्कि केवल महाराजा के रूप में ही, महाराजा का पद ही धारण करते थे। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता चला गया। आगे ये बता रहे हैं कि समुद्रगुप्त इज टर्न फिगर इन द जेनेलॉजीज ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन Chandragupta II. He know about his from inscription and coins. He led an expedition to the western India, where he overcame the loss of the Saks. According to the later belief, his court was full of learned people. About some of them you will read in chapter 10. यानी कह रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय को वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान से अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था।
कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में उपस्थित रहते थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी। आगे ये बता रहे हैं हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित्र। अब ये हर्षवर्धन के बारे में बता रहे हैं और उनका जो जीवनी के बारे में हमको पता लगता है हर्षचरित्र से पता लगता है। ये बता रहे हैं while we can learn about the Gupta ruler from their inscription and coin, we can find out about some king from biographies. Harshvardhan, who ruled nearly 1400 years ago, was one such ruler. His court poet Banbhatt wrote his biography, the Harshcharitra, in Sanskrit. This gives us the genealogy of the Harsh and ends with his becoming king Ixuanzong, about whom you read in chapter 8. Also spent a lot of time at Harsh's court and left a detailed account of what he saw. ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी प्रकार से कुछ अन्य शासकों के बारे में भी हमको उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक दरबारी कवि हुआ करते ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वानतोंग, जिनके बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा और उन्होंने जो कुछ भी वहां देखा था उसका विस्तृत वर्णन किया था। हर्ष वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम किंग ऑफ थानेश्वर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डेड। यानी कह रहे हैं कि हर्ष अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा तो नहीं था, लेकिन वह अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद वह थानेश्वर का राजा बना था। His brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal. Harsh took over the kingdom of Kannauj and then led an army against the ruler of Bengal. यानी बता रहे हैं कि जो उसका बहनोई था, जो हर्षवर्धन का बहनोई जो कन्नौज का शासक हुआ करता था, बंगाल के शासक ने उसकी हत्या कर दी, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। Although he was successful in the east and the conquered Magad and probably Bengal also, he was not successful elsewhere. He tried to cross the Narmada to march into the Deccan but was stopped by the ruler belonging to the चालुक्य डायनेस्टीज पुलकिशन सेकेंड। यानी कह रहे हैं कि इस प्रकार से हर्षवर्धन मगध तथा बंगाल को जीतकर पूर्व में जितनी सफलता उसको मिली थी उतनी सफलता उसे अन्य जगहों पे नहीं मिली। तब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर करके दक्कन की ओर यानी दक्षिण की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया। तब चालुक्य नरेश पुलकिशन द्वितीय ने उसके अभियान को रोक दिया था।